हाय एवरीवन, एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के फेज 2 के साथ। अब फेज 2 के अंदर हम मल्टीपल मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो इन मॉडल्स को क्रिएट करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कॉल्ड मोंगो रिलेशनशिप्स। यानी हम डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। अब जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम डिफरेंट मॉडल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यानी जैसे अभी तक हमने अपने लिस्टिंग्स के लिए एक मॉडल क्रिएट किया है, तो जो हमने एक मोंगोडीबी मॉडल क्रिएट किया है उसके बाद हम एक यूजर्स का मॉडल और क्रिएट करेंगे, हम रिव्यूज का मॉडल और क्रिएट करेंगे, एंड डिफरेंट मॉडल्स अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं तो ये जो सारे कलेक्शंस होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, यानी ये इंटर रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट अगर हम एसक्यूएल को याद करें तो एसक्यूएल के अंदर हमने फॉरेन कीज नाम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। फॉरेन कीज का क्या काम होता था? फॉरेन कीज का एसक्यूएल के अंदर काम होता था टू कनेक्ट टू टेबल्स, यानी दो टेबल्स अगर रिलेटेड हैं तो उनके बीच का जो कनेक्शन होता है, जो रेफरेंसिंग होती है, वो फॉरेन की के थ्रू होती है। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट मोंगोडीबी के अंदर हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस पूरे सेक्शन के अंदर हम बात कर रहे होंगे। इनफैक्ट सिर्फ रिलेशनशिप्स ही नहीं, हम कई सारे और रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे क्या हमें सिंगल मॉडल रखना चाहिए या हमें मल्टीपल मॉडल्स में रखना चाहिए अपने डेटा को। और अगर हम मल्टीपल मॉडल्स के अंदर डेटा को रख रहे हैं तो उस डेटा को इंटर रिलेटेड फैशन के अंदर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, और अगर हम इंटर रिलेटेड फैशन में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या क्या बेसिक कन्वेंशंस है जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मोंगो रिलेशंस के साथ। अब मोंगो रिलेशनशिप्स पढ़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एसक्यूएल रिलेशनशिप्स को कवर करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर जब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होते हैं डिफरेंट रिलेशंस के बीच में, यानी टेबल्स के बीच में, तो उनको समझना थोड़ा सा आसान रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बेसिक बेस बनाएंगे यूजिंग एसक्यूएल, एंड फिर उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम बाद में मोंगोडीबी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इनफैक्ट हम अपने बैच के अंदर मर्न स्टैक को कर रहे हैं, तो हमें मोंगोडीबी को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अब एसक्यूएल के अंदर रिलेशनशिप्स काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमने कुछ डेटाबेसेस के बारे में बात की थी, जिसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया था, या इसे टेबल कह देते हैं, दिस वाज आवर रिलेशन 1, एंड उसके अलावा हमने एक टीचर नाम की टेबल बनाई थी, दिस वाज आवर रिलेशन 2, या इसे टेबल 2 कह देते हैं। इसके अंदर हमने कई सारे रिलेटेड डेटा स्टोर कराया था, और यहाँ पर हम एक दे सकते हैं टीचर आईडी, और ये हो जाएगी हमारी स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगी टीचर आईडी, एंड इस तरीके से और रिलेटेड डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो जब हमें पता होता है कि एक जो हमारा रिलेशन है उसकी प्राइमरी की जब दूसरे किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसे वहां पर हम फॉरेन की कह देते हैं, और इस फॉरेन की का काम होता है दोनों रिलेशंस या दोनों टेबल्स के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। तो जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम इंटर रिलेटेड डेटा की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट और टीचर के एग्जाम्पल में हर एक स्टूडेंट के पास अपने किसी टीचर की आईडी हो सकती है, या इनफैक्ट टीचर के पास अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की आईडी हो सकती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन, एक इंटर रिलेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। उसी तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं डेटा के, जिसमें कनेक्शन होता है डेटा के बीच में। अब इसमें जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है, उन्हें हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। इनमें से सबसे पहले कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं 1-to-1 रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने डेटाबेस के अंदर किसी टेबल 1 को क्रिएट किया और अपने एग्जाम्पल के अंदर हमने किसी टेबल 2 को क्रिएट किया, तो इसको कहने का मतलब है कि टेबल 1 के अंदर का एक डेटा टेबल 2 के अंदर एक डेटा से कनेक्टेड है, यानी 1-to-1 का रिलेशन बन रहा है। यहां से भी एक कंपोनेंट निकल रहा है तो यहां से भी एक कंपोनेंट निकल रहा है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है कि हमने टेबल 1 के अंदर तो सारी की सारी कंट्रीज का डेटा स्टोर करवाया, और टेबल 2 के अंदर हमने सारी की सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का डेटा स्टोर कराया। रिप्रेजेंटेटिव्स कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स का डेटा स्टोर कराया। तो जो हमारी टेबल 1 है जिसमें हमने कंट्री का डेटा स्टोर करवाया है, उसमें एक हमारे पास कंट्री आईडी हो जाएगी, एंड दूसरा हम स्टोर करवा सकते हैं कंट्री का नेम। तो कंट्री आईडी के अंदर लेट्स सपोज वी राइट 101, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिया, हम लिख देते हैं 102, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइना। एंड वहीं दूसरी तरफ हम रिप्रेजेंटेटिव्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव आईडी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव का
नेम लिख सकते हैं। और दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हर एक कंट्री के आगे हम एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की आईडी को फॉर्म करता है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव आईडी यहाँ पर एक प्राइमरी की थी वो यहाँ पर आकर एक फॉरेन की बन गई। अब हमें पता है कि कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा एक ही होगा। अगर हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट है तो उस केस में एक ही प्रेसिडेंट होगा कंट्री का, और हेड ऑफ स्टेट अगर हम प्राइम मिनिस्टर को समझ रहे हैं तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का। तो इस तरीके से हमें पता है ये जो मैपिंग बनेगी, अगर हम किसी भी एक कंट्री को उठा लें तो वो किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही मैच करेगी। अगर रिलेशन है तो 1:1 का रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के 2 प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव 2 कंट्रीज के अंदर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होता है 1-to-1 रिलेशन का। सेकेंड रिलेशन जिसकी हम बात कर सकते हैं ये होता है हमारा 1-to-many रिलेशन। 1-to-many रिलेशन कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास टेबल 1 एंड टेबल 2 है तो टेबल 1 के अंदर कोई भी एक डेटा है जो टेबल 2 के मल्टीपल डेटा के साथ कनेक्टेड है। मतलब इस तरीके से मल्टीपल कलेक्शंस यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, और अगर कोई सेकंड डेटा है तो वो बाकी के किसी मल्टीपल कनेक्शंस के साथ है। इसमें कनेक्शंस 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक रो हमने यहाँ से ली, एक डेटा पॉइंट हमने यहाँ से लिया, तो वो यहाँ के इस वाली टेबल के 3, 4, 500 कितने भी डेटा पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। इनफैक्ट इट कैन बी ऑल्सो कनेक्टेड टू 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स। इसका क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा? इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने यूजर्स एंड पोस्ट का। हमारे पास हमारे यूजर्स हो सकते हैं, हमारे पास हमारे पोस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर हर एक यूजर होता है और इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारे हमें पोस्ट दिखाई देते हैं। अब हमें पता है इंस्टाग्राम के ऊपर अगर एक यूजर है तो वो बहुत सारे पोस्ट क्रिएट कर सकता है, और अगर एक पोस्ट है तो हर पोस्ट के पास क्या है? हर पोस्ट के पास एक यूनिक हमारा यूजर होता है। अभी तो इंस्टाग्राम ने कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया, पर पहले जब कोलैबोरेशन नहीं होते थे तो एक पोस्ट का क्या होता था? एक ही ऑथर होता था, एक ही क्रिएटर होता था। अगर YouTube वीडियोस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है मल्टीपल चैनल्स का एक ही YouTube वीडियो दिखाई दे रहा है। हर YouTube वीडियो के साथ एसोसिएटेड उसका एक पेरेंट चैनल होता है। अगर कोरा के पोस्ट की बात करें तो कोरा के ऊपर हर पोस्ट का एक ही ऑथर होता है। तो ये होता है हमारा 1-to-many रिलेशन। इसमें अगर हम टेबल बना के और डिटेल में समझे तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूजर्स है, लेट्स सपोज एक हमारे यूजर्स हैं जिनकी हम आईडी स्टोर करा रहे हैं, साथ के साथ उनके हम नेम स्टोर करवा रहे हैं। एक यूजर की आईडी है 101, एक यूजर की आईडी है 102। 101 का नाम है राहुल, 102 का नाम है नेहा, एंड उसके अलावा हमने एक पोस्ट नाम की टेबल बनाई है। पोस्ट के अंदर भी हमारे पास कई सारा डेटा है। हम हर एक पोस्ट की आईडी स्टोर कर रहे हैं, इसको PID कह देते हैं। एंड साथ के साथ हम हर एक पोस्ट का कंटेंट स्टोर करेंगे, और साथ के साथ किस यूज़र ने उसे पोस्ट किया, इसे UID कह देते हैं, उस यूज़र की आईडी स्टोर करेंगे। हमारा पहला पोस्ट है 1A, इसे 2B कह देते हैं, इसे 3C कह देते हैं। कुछ कुछ कंटेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज ये जो 1A वाला पोस्ट है इसे यूज़र 101 ने क्रिएट किया, 2B वाले को 102 ने क्रिएट किया, 3C वाले को दोबारा 101 ने क्रिएट किया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 2 यानी मल्टीपल पोस्ट को एक सिंगल यूजर है जो क्रिएट कर सकता है। यानी अगर ये मेरा पोस्ट है, ये मेरा पोस्ट है, तो दोनों को क्रिएट करने वाला व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति हो सकता है। तो ये हमारा एक सिंगल यूजर हो जाएगा जो कनेक्टेड है, जो रिलेटेड है मल्टीपल पोस्ट के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 1-to-many रिलेशन। इसमें ये जो मैनी या 1 हम कह रहे हैं इसको वैसे टेक्निकल टर्म्स के अंदर कार्डिनैलिटी कहा जाता है। एंड कार्डिनैलिटी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम डेटाबेसेस की फॉर्म में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वैसे इतना ज़्यादा थियोरेटिकली हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाना, हम बस बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि प्रैक्टिकल जब हमारे डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं तो किस किस अलग अलग तरीके के रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं उस डेटा के बीच में। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि अपने डेटाबेसेस को एक्चुअली डेवलप कैसे करना है, क्योंकि वो भी एक मेन पिलर है हमारे पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का। अब इसमें कार्डिनैलिटी बेसिकली हम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हम 1-to-1 को कह सकते हैं 1x1, 1-to-many को हम कह सकते हैं 1x n, और many-to-many को हम कह सकते हैं n×n। तो many का मतलब हो जाता है n यानी बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से कार्डिनैलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन रिलेशंस की, पर इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल नाम से भी इनको याद रख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 1-to-many का रिलेशन हो गया, जिसमें 1 किसको कह रहे हैं? 1 यूजर्स को कह रहे हैं। और किसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं? कितने रिलेशन हो सकते हैं? पोस्ट के साथ। कनेक्शन कैसे बन रहा है? रिलेशनशिप कैसे बन रहा है? रिलेशनशिप बन रहा है इस फॉरेन की के थ्रू।
तो एसक्यूएल के अंदर फॉरेन की हमारे लिए रिलेशनशिप बनाती है। जैसे हमने यूजर्स और पोस्ट का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही हम एक और सिमिलर सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख दें कि हमारे कुछ कुछ कस्टमर्स हैं और उन्होंने कुछ कुछ ऑर्डर दिए। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर ने टी ऑर्डर की है, एक कस्टमर ने कॉफ़ी ऑर्डर की है, एक कस्टमर ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। अब ये हो सकता है कि पिज्ज़ा और कॉफ़ी और टी तीनों के तीनों एक ही कस्टमर ने ऑर्डर किए हों। फिर उसके अलावा हो सकता है किसी ने अगर कोई केक ऑर्डर किया है या किसी ने कुछ और, लेट्स सपोज पाव भाजी ऑर्डर की है, तो वो दोनों एक ही कस्टमर ने ऑर्डर किए हों। यानी एक कस्टमर क्या कर सकता है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है, पर कोई जो एक ऑर्डर है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 आया है, ये एक ऑर्डर सिर्फ एक ही कस्टमर का हो सकता है। तो इस तरीके से वन टू मैनी रिलेशन यहाँ पर भी एस्टैब्लिश होता है। और इसके अलावा एक और जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिलेशन होता है वो होता है मेनी टू मेनी, यानी दोनों टेबल्स के कितने भी डेटा पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट। दूसरी हमने टेबल बनाई, इस टेबल का नाम हमने रख दिया सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है, उसी तरीके से सब्जेक्ट टेबल के अंदर भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, एक हमारे पास नेम हो जाएगा और एक हर एक स्टूडेंट के आगे उनके सब्जेक्ट की आईडी हो जाएगी। सब्जेक्ट के अंदर एक हमारे पास सब्जेक्ट आईडी हो जाएगी, इसे सब्जेक्ट आईडी कह देते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट का नेम हो जाएगा एंड साथ के साथ हमारे पास स्टूडेंट की आईडी हो जाएगी, जिसको यहाँ पे हम सिर्फ आईडी कह देते हैं। अब हर एक स्टूडेंट के पास अपनी यूनिक आईडी होगी। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 101, एक की है 102, तीसरे की है 103। इन स्टूडेंट्स के कुछ भी रैंडम नाम हो सकते हैं। एंड उसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट आईडी की बात करें तो ये 1A 2B 3C इस तरीके से हो सकती है, और इन सब्जेक्ट्स के कुछ भी नाम हो सकते हैं। अब जो ये स्टूडेंट 101 और 102 हैं, इन दोनों के पास सेम ही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है 1A दोनों के पास, तो इसके अंदर भी 1A हो सकता है, इसके अंदर भी 1A हो सकता है। और ये जो 103 है इसके पास सब्जेक्ट है 3C। 3C को कह देते हैं ये हमारा मैथ है और ये हमारा फिजिक्स है और ये हमारा केमिस्ट्री है। तो बेसिकली शुरू के जो दो स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये जो तीसरा स्टूडेंट है ये मैथ पढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए यानी 1A के लिए हम लिख सकते हैं स्टूडेंट नंबर 101 है, फिजिक्स के लिए कोई स्टूडेंट नहीं है, मैथ के लिए हमारा जो स्टूडेंट है वो 103 है। एंड अगर ये प्राइमरी की नहीं है तो दोबारा से केमिस्ट्री को रिपीट करके उसके सामने हम 102 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, और अगर एक सब्जेक्ट है जैसे मैथ है, मैथ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हमारा चार्ट कैसे बनेगा, अगर ये हमारा स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ये स्टूडेंट 3 है, ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है, ये हमारा सब्जेक्ट 3 है। तो जो हमारा स्टूडेंट 1 है उसके पास हो सकता है 2 सब्जेक्ट हों, इसके पास हो सकता है 3 सब्जेक्ट हों, इसके पास हो सकता है लास्ट के 2 सब्जेक्ट हों, और ये जो फिर सब्जेक्ट हो गया ये भी हो सकता है इस स्टूडेंट के पास भी है, इस स्टूडेंट के पास भी है, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो इस तरीके का हमारा n:n का रिलेशन बनता है जब हम मेनी टू मेनी का कनेक्शन फॉर्म करते हैं। अब मेनी टू मेनी का कनेक्शन रिप्रेजेंट करना जनरली थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं जो कितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कितने भी सब्जेक्ट हैं जो कितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। साथ के साथ 1 to 1 को रिप्रेजेंट करना भी काफी आसान होता है। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा MongoDB के अंदर सीखने के लिए वो होगा 1 to many रिलेशंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनको डिफाइन करने की अलग अलग अप्रोचेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर हमने फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में SQL के अंदर रिलेशनशिप्स को समझा है। और कभी कभार जब हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे ना, कि अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमारे दिमाग में कई बार ऐसा भी हमें लग सकता है कि हमने डेटा को एनालाइज किया और हमने ये पाया कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना आसान रहेगा, क्योंकि जनरली कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर डेटा को SQL टेबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना आसान होता है। बट यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि SQL बेटर है या फिर MongoDB बेटर है। हम सिंपली MongoDB को इसलिए यूज करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि MongoDB ज्यादा सूटेबल रहता है इन टर्म्स ऑफ यूजेज विद एक्सप्रेस। तो इसीलिए एक्सप्रेस के साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम MongoDB को यूज कर रहे होंगे। तो ये हमने SQL के रिलेशनशिप्स को पढ़ लिया। इसके बाद हम प्योरली फोकस करने वाले हैं अपने MongoDB के रिलेशनशिप्स पर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि Mongo रिलेशनशिप्स में हम अपने 1 to many रिलेशनशिप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अब हमारे जो 1 to many रिलेशनशिप्स होते हैं इनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जनरली हम इन्हें सारे के सारे रिलेशनशिप्स को 1 to many ही बोलेंगे, बट इनके भी 3 केसेस हो सकते हैं। ये तीनों केसेस वैसे डिपेंड करते हैं इस many की वैल्यू पे।
कई बार जब हम मैनी की बात करते हैं तो उसमें मैनी का मतलब ये भी हो सकता है कि 2, 3 या 100 या 500 इतनी वैल्यूज हों जो एक किसी डेटा पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स, कि 10⁻³ की टर्म्स में हम कुछ ना कुछ नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और थाउजेंड्स की टर्म्स में हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है। उसके बाद एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है जिसमें जब हम एक डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो करोड़ों या लाखों और डेटा पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस जिसके अंदर मेनी का मतलब बहुत बड़े नंबर्स हो सकता है, उसको हम अपनी थर्ड कैटेगरी कहेंगे। तो इन तीनों को ही रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट अप्रोच की, जिसमें हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं होता जब हम मेनी की बात करते हैं, तो इसे हम 1 to few रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब इस रिलेशनशिप का क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा? इसके कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जोमैटो का एग्जाम्पल लें तो जोमैटो के अंदर क्या होता है, जोमैटो के अंदर हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं। अब जब भी हम खाना ऑर्डर करते हैं, कभी कभार हो सकता है हम अपने घर में खाना मंगवा रहे हो ऑर्डर करके, कभी कभार हो सकता है हम अपने हॉस्टल के अंदर खाना ऑर्डर करके मंगवा रहे हो। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या फिर अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हो सकता है हम ऑफिस के अंदर भी खाना ऑर्डर करके मंगवाएं। तो जनरली जो हम एड्रेसेस स्टोर करेंगे अपने अकाउंट के अंदर जोमैटो के अंदर, वो लाखों करोड़ों एड्रेसेस नहीं होंगे। जनरली 4-5 ही मैक्सिमम जगह होती हैं जहां से हम अलग अलग एड्रेसेस से खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो हमारा 1 to many होता है, यानी ये तो हमारा रहा एक जोमैटो का अकाउंट जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, प्लस अगर हम अलग से डेटा स्टोर करें कि कौन कौन से एड्रेस हमने स्टोर किए हैं, तो वो एड्रेस ज्यादा नहीं होंगे, वो एड्रेस थोड़े से ही होंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे 1 to few रिलेशन का, जिसमें फ्यू है फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसेस। उसी तरीके से अगर हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो स्विगी में भी सेम केस रहता है। अकाउंट हमारा एक होता है, पर एक अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। या अगर हम ऊबर या ओला का एग्जाम्पल लें तो उसमें भी सेम चीज़ होती है। अगर हम ऊबर की बात करें या ओला की बात करें तो हो अपने लाइफ टाइम में हम कोई लाखों करोड़ों एड्रेसेस स्टोर नहीं कराएंगे। जनरली वही रेगुलर हमारी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम बार बार विजिट करते हैं। कई सालों का भी अगर हम मिलाएं तो इतना ज़्यादा वैसे ऊबर ओला हम फ्रीक्वेंटली बुक नहीं करते, पर वो जो नंबर होगा वो डेफिनेटली 1 लाख से तो कम ही होगा। वो नंबर हमारा 5 भी हो सकता है कि हमने 5 बार ऊबर ओला को यूज़ किया तो हमने 5 एड्रेसेस को स्टोर कराया। वो नंबर किसी किसी के लिए 500 भी हो सकता है कि 500 बार उन्होंने ऊबर ओला को यूज़ किया तो 500 एड्रेसेस उन्होंने अलग अलग स्टोर करवाए। पर जनरली इतने बड़े नंबर नहीं होते या इतने सारे एड्रेसेस या इतनी बार हम उन्हें नहीं यूज करते कि हम उसे बहुत बड़ा नंबर बोले। इनफैक्ट 1 लाख भी बहुत बड़ा नंबर मैंने यहाँ पे बोल दिया। जनरली जितने एड्रेसेस होते हैं जो हम सेव करवाते हैं वो लेस देन 1000 ही रहते हैं फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो ऐसे केसेस में भी हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे 1 to few रिलेशनशिप का टैग देंगे। अब 1 to few रिलेशनशिप के अंदर डेटा को स्टोर कराने के लिए हम किस फॉर्मेट का यूज करते हैं? वी स्टोर द चाइल्ड डॉक्यूमेंट इनसाइड द पेरेंट डॉक्यूमेंट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है और यूजर ने क्या किया है, अपने अकाउंट के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस को सेव किया है। यहाँ हम जोमैटो का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे जोमैटो के ऊपर हम मल्टीपल एड्रेसेस जो है अपने अकाउंट के ऊपर सेव करवा सकते हैं। तो एक तो मोंगोडीबी के अंदर हमें डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा या मॉडल बनाना पड़ेगा यूजर के लिए। दूसरा हमें मॉडल बनाना पड़ेगा एड्रेसेस के लिए। तो जनरल अप्रोच तो हमारी यही रहेगी। अभी तक हमने यही सीखा है कि अगर हमें 2 तरीके का डेटा स्टोर कराना है तो उसके 2 मॉडल बना लो। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ठीक है डायरेक्टली यूजर का एक मॉडल बना लेते हैं और डायरेक्टली एड्रेस का एक मॉडल बना लेते हैं। अगर ये हमारा यूजर विद ID 101 है तो यूजर का डेटा हम अलग से स्टोर करा देंगे और एड्रेस का डेटा हम अलग से स्टोर करा देंगे। पर जब भी हमारे पास 1 to few रिलेशनशिप्स होते हैं, हमें उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज़ हमें ये सोचनी चाहिए जब भी हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम इंडिविजुअल मॉडल बना रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इंडिविजुअल कलेक्शन बना रहे हैं, क्या उस चीज़ को हम कभी इंडिविजुअली यूज़ करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूज़र के लिए इंडिविजुअल मॉडल बनाया तो क्या यूजर के अंदर हमने 2 यूजर बनाए, एक राहुल है और एक नेहा है, क्या कभी अलग से नेहा का डेटा हमें यूज करने की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डर आता है या अगर हमें रिव्यू मांगना होता है या अगर हमें ऐप की रेटिंग मांगनी होती है तो हम डायरेक्टली नेहा को मैसेज भेज रहे होंगे ऐप के ऊपर। उसी तरीके से डायरेक्टली राहुल को भी ऐसे अलग से मैसेज जा सकता है। पर अगर राहुल ने अपने लिए 2 एड्रेस स्टोर करवाए हैं, एक है उसका एड्रेस 1, एक है उसका एड्रेस 2, तो क्या कभी भी एड्रेस 1 का डेटा हम अलग से यूज कर सकते हैं बिना राहुल के नाम के?
ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर फूड डिलीवरी ऐप है, उस ऐप को ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि अगर ये एड्रेस 1 है तो ये राहुल का एड्रेस 1 है, और अगर ये एड्रेस 2 है तो ये राहुल का ही एड्रेस 2 है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो हमेशा यूजर का नाम साथ में जाता है। तो यहां पर इसीलिए सेंस नहीं बनाएगा कि एड्रेस के लिए हम अलग से मॉडल क्रिएट करें। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूजर के अंदर ही स्टोर करवाएंगे। तो ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, पहली चीज होनी चाहिए जिसको हम सोचें जब भी हम अपने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास काफी सारा डेटा हो और उसके लिए हम मॉडल्स बनाने का सोच रहे हो। ऐसा नहीं है हर छोटे डेटा के लिए एक नया मॉडल बना देना है। कब नया मॉडल नहीं बनाना, तब नया मॉडल नहीं बनाना जब हम उस डेटा को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। हमें पता है यूजर के डेटा को बिना एड्रेस के यूज कर सकते हैं। यूजर के डेटा में अगर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमें फोन नंबर अपडेट कराना है, वेरीफाई करवाना है ओटीपी के साथ, तो उसमें एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। यूजर के डेटा को ऑटोमेटिकली हम एक्सेस कर सकते हैं। रेटिंग चाहिए, उसमें एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, यूजर को इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट कर लो। पर एड्रेस अगर यूज हो रहा है जोमेटो की वेबसाइट पे या फिर स्विगी की वेबसाइट पे, तो वहां पे या अमेजॉन की वेबसाइट पे या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, वहां पे एड्रेस के साथ हमेशा यूजर की इंफॉर्मेशन जाती ही जाती है, क्योंकि हमेशा डिलीवरी पर्सन को पता होना चाहिए कि किसके पास डिलीवर होना है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा 1 to few का एग्जाम्पल है। और ऐसे केसेस में डेटा कैसे स्टोर कराते हैं, ऐसे केसेस में जो हमारा चाइल्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसे एक तरीके से हम चाइल्ड डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, और यूजर को एक तरीके से हम पेरेंट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि यूजर के अंदर एड्रेस स्टोर हो रहा है, यानी यूजर के लिए एड्रेस स्टोर हो रहा है। एड्रेस के लिए यूजर स्टोर नहीं हो रहा और ना ही एड्रेस अलग से स्टोर हो रहा। तो इसीलिए हम इस केस में क्या करते हैं, हम इस केस में यूजर के अंदर, यूजर डॉक्यूमेंट के अंदर अपने एड्रेस को स्टोर करवाते हैं। और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास ये होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक यूजर डॉक्यूमेंट का एग्जांपल लिया है जिसके अंदर यूजर की आईडी है, यूजर का यूजर नेम है, और साथ के साथ यूजर के एड्रेसेस हैं। और ये जो एड्रेसेस हैं ये एरे की फॉर्म में स्टोर्ड है। हर एड्रेस के अंदर लोकेशन है, सिटी है। सेकंड जो एड्रेस है उसके अंदर भी लोकेशन है, सिटी है। तो इस तरीके से जब हमारे पास थोड़ा सा डेटा होता है तो उसे हम एरे की फॉर्म में उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करवा देते हैं। अब जनरली अगर हमें यही सेम काम एसक्यूएल के अंदर करना होता तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा सिंपलर होता। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा हमें कॉलम ऐड करना होता फॉरेन की का, एंड उससे हमारा कनेक्शन, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता। पर मोंगोडीबी के अंदर रिलेशनशिप्स को करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसीलिए अगर इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ने में फर्स्ट टाइम अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अब इसमें एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है रिलेशनशिप्स नाम से। इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हमने एक्सप्रेस को एंड मोंगूज को इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमारे नोड मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने npm init भी किया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी बनाने वाले हैं, वील कॉल इट मॉडल्स, जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे मॉडल्स को स्टोर कराएंगे। मॉडल्स जो डायरेक्टरी है इसके लिए इसे cd कर लेते हैं, एंड इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, वी विल कॉल इट user.js। और इस user.js के अंदर हम अपना पूरा का पूरा कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने मोंगूज को यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं। हम एक्सप्रेस के साथ इसको अभी कनेक्ट करके नहीं देख रहे, हम सिर्फ मोंगूज एंड सिर्फ मोंगोडीबी के ऊपर फोकस करेंगे। मोंगूज को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। साथ के साथ हम मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके क्विक स्टार्ट के अंदर अपने इस बेसिक कोड को कॉपी कर सकते हैं। इसे कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम हम रख सकते हैं, लेट्स कॉल इट रिलेशन डेमो। साथ के साथ यहाँ एक डॉट देन हम ऐड कर देते हैं। डॉट देन के अंदर हम console.log प्रिंट करवाएंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल। इसे कर लेते हैं सेव एंड क्लियर। एक बार रन करके देखते हैं अपनी user.js को, तो कनेक्शन हमारे पास सक्सेसफुली फॉर्म होके आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने यूजर के लिए अपना स्कीमा प्रिपेयर करना है। तो यूजर के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यूजर के लिए हम यूजर एंड एड्रेस का ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि हर एक यूजर के पास मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो इस तरीके के 1 to few रिलेशन को कैसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसे कह सकते हैं कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू, इनफैक्ट यहाँ से हम रिक्वायर भी कर सकते हैं, इसे कह देते हैं कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू मोंगूज। तो मोंगूज से डी स्ट्रक्चर होके आ जाएगा। इसको हम कह देंगे न्यू स्कीमा। न्यू स्कीमा के अंदर यूजर के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम सिंपल रखते हैं अपने यूजर को, हमारे यूजर के पास सिर्फ उसका यूजर नेम है और यूजर नेम का टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग।
इसके साथ साथ हमें क्या स्टोर करवाना है, हर एक यूज़र के पास एड्रेसेस हो सकते हैं। तो एड्रेसेस सेव करवाने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ एड्रेसेस। अब एड्रेसेस नाम का हर एक यूज़र के पास एक एरे होगा और इस एरे के अंदर भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी। एरे के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, एरे के अंदर एक तो हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, मतलब हर एक एड्रेस का डॉक्यूमेंट टाइप ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर ही होगा और हर एक इंडिविजुअल एड्रेस के अंदर एक तो लोकेशन होगी, लोकेशन का टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगा, साथ के साथ हम सिटी स्टोर करवाएंगे, सिटी का टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। तो इस तरीके से हमने अपने यूज़र स्कीमा को डिफाइन कर लिया। अब इस स्कीमा से हम अपने मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स राइट कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose.model। मॉडल के अंदर हम पास कर देंगे यूज़र एंड साथ के साथ अपना यूज़र स्कीमा। अब यूज़र स्कीमा के अंदर डेटा को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बना देंगे, इसे हम कह सकते हैं सेव यूज़र्स या ऐड यूज़र्स कह देते हैं। ऐड यूज़र्स इज इक्वल टू एसिंक टाइप का हम एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र1। यूज़र1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र और न्यू यूज़र के अंदर अब अपना डेटा एंटर करेंगे। यूज़र नेम इसके अंदर डिफाइन करेंगे सबसे पहले, वी कैन कॉल इट शर्लॉक होम्स एंड साथ के साथ हम एड्रेसेस को डिफाइन करेंगे। अब एड्रेसेस के अंदर हम चाहें तो इन एड्रेसेस को अलग से भी ऐड कर सकते हैं। कैसे अलग से, हम सिंपली लिख सकते हैं user1.addresses.push और इंडिविजुअली अलग अलग एड्रेसेस जो हैं वो इसके अंदर हमारा ये जो यूज़र है उसके अंदर पुश कर सकते हैं एरे के अंदर, या फिर हम सिंपली यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना फर्स्ट एड्रेस जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। हमारे एड्रेस के अंदर एक तो हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, लोकेशन को हम सेट कर सकते हैं 221B बेकर स्ट्रीट एंड सिटी को हम सेट कर देते हैं टू लंडन। अब यहाँ पर भी एक और एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस हम पुश कर देते हैं, इसके अंदर भी हम चाहें तो लोकेशन ऐड कर सकते हैं। लोकेशन कैन बी एनीथिंग, P32 कह देते हैं इसको, P32 वॉल स्ट्रीट एंड सिटी के अंदर हम ऐड कर देते हैं सेम, वी कैन कॉल इट लंडन। अब यूज़र1 के अंदर एक तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अपना एड्रेस ऐड कर दिया था अपने एरे के अंदर और उस सेम एरे के अंदर हमने एक और सेकंड एड्रेस पुश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेव करवा लेंगे, अवेट करके सेव करवा लेंगे अपने यूज़र1 को। तो इसे कर दिया हमने user1.save एंड बाहर जाके हम कॉल कर देंगे अपने ऐड यूज़र्स को। इस पूरी फाइल को कर लेते हैं सेव। यहाँ से यूज़र1 को सेव करने के बाद अगर कोई रिजल्ट आएगा तो इसे हम चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में जाते जाते console.log रिजल्ट, इसे कर लेते हैं सेव। तो हमने कंक्लूजन में क्या क्या किया, हमें अगर हर यूज़र के लिए मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर कराने थे तो अपने एड्रेसेस नाम की हमने जो की बनाई उसके लिए हमने एक एरे डिफाइन किया और एरे के अंदर हमने ये भी बता दिया इंडिविजुअल एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब हमारा जो सब डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा चाइल्ड डॉक्यूमेंट है एड्रेस नाम से, उसके अंदर क्या क्या हमारे पास फील्ड्स होनी चाहिए। उसके बाद हमने एड्रेस के अंदर वो फील्ड्स के साथ अपना डेटा डाल दिया। हम चाहें तो इस तरीके से और भी डेटा जो है उसे पुश कर सकते हैं। डेटा को हमने पुश कर लिया एंड उसके बाद हम सेव करवा देंगे, रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। वी कैन राइट नोड user.js, एंटर किया और ये हमारे पास हमारा डेटा आ गया। डेटा के अंदर क्या क्या आया, यूजर नेम में आया शर्लॉक होम्स। एड्रेसेस के अंदर ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है जिसको हमने सेव करवाया, ये हमारा सेकंड एड्रेस है जिसको हमने सेव करवाया। दोनों जो एड्रेसेस हैं वो एक एरे के अंदर आए हैं। हमारे पास अंडरस्कोर आईडी है हमारे यूजर के लिए। पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम सब ने यहाँ पे नोटिस की होगी कि इवन दो हमने किसका स्कीमा डिफाइन किया था, हमने अपने यूजर का स्कीमा डिफाइन किया था, तो यूजर के लिए तो आईडी क्रिएट हुई है, पर उसके साथ में MongoDB ने क्या किया, MongoDB ने इंडिविजुअल एड्रेसेस के लिए भी अंडरस्कोर आईडी वाला जो फील्ड है उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। यानी MongoDB ने ये अज्यूम किया कि आपने यहाँ पे ये जो स्कीमा डिफाइन किया है ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट का स्कीमा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए MongoDB बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर अंडरस्कोर आईडी वाला जो फील्ड है उसको ऐड कर देगा। तो इवन दो हमने एड्रेस के लिए कोई अलग से स्कीमा डिफाइन नहीं किया, पर फिर भी उसके लिए आईडी हमारे डेटाबेस ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट कर दी। अगर हम चाहते हैं इस तरीके से कोई आईडी हमारे डेटाबेस के अंदर क्रिएट ना हो तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पर अपने एड्रेसेस के लिए हमारा जो अंडरस्कोर आईडी वाला एट्रीब्यूट होता है उसे सेट कर सकते हैं टू फॉल्स। ये अगर हमने फॉल्स सेट कर दिया मतलब आईडी वाला एट्रीब्यूट हमारे लिए सेट नहीं होगा। अब ये चीज़ करने से पहले हमारा जो रिलेशन डेमो है उसे थोड़ा सा हम एम्प्टी कर लेते हैं।
शो डेटाबेसेस, इसमें हम यूज़ कर लेते हैं अपने रिलेशन डेमो क्लियर। शो कलेक्शंस, एंड इसमें हम कर सकते हैं db.users.delete many विदाउट एनी कंडीशन। तो यहाँ पे डिलीट हो गया। इस बार हम करेंगे db.users.find। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं आना चाहिए, तो कोई डेटा नहीं आया। अभी हमारा एम्प्टी है सारी चीज़ें। अब यहाँ से दोबारा से अपनी फाइल को रन करेंगे नोड user.js। जैसे हमने नोड user.js किया, इस बार एड्रेसेस कैसे आए? एड्रेसेस के अंदर डेटा तो सेम है, पर इस बार आईडी एट्रीब्यूट हमारे लिए क्रिएट नहीं हुआ। इनफैक्ट जाके अपने एक्चुअल डेटाबेस के अंदर भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे एड्रेसेस हो गए। इसके अंदर लोकेशन तो दोनों वैसे के वैसी हैं, सेम एड्रेस है, सेम लोकेशन है, सेम सिटी है, पर इस बार आईडी इनके लिए क्रिएट नहीं हुई। इवन दो आईडी यूजर के लिए तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। तो इस तरीके से हम अपने वन टू फ्यू वाले रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, क्रिएट करते हैं मोंगूज की हेल्प से फॉर आवर मोंगोडीबी डेटाबेस। इसमें एक और एडिशनल चीज कि यहाँ पे तो हमने एक सिंगल स्कीमा को डिफाइन किया, पर अगर हमारे पास वन टू फ्यू हो तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि अलग से हम एड्रेस का स्कीमा बना ले और यहाँ उस स्कीमा को हम एम्बेड कर दें। पर उससे सिंपलर हमारे इस वाले केस के लिए ये होगा कि कुछ भी एम्बेड करने की बजाय, एम्बेड यानी हम दूसरे कलेक्शन से उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, उससे बेटर होगा कि हम इसी तरीके से डायरेक्टली अपने एड्रेसेस को अपने यूजर स्कीमा के अंदर सेव करवा रहे हैं। अब मोंगो रिलेशनशिप्स में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वन टू मेनी के अंदर अपनी सेकेंड अप्रोच के बारे में। यानी अभी तक हमने देखा वन टू फ्यू रिलेशन। वन टू फ्यू रिलेशन के अंदर फ्यू का मतलब है कि थोड़ा सा ही डेटा होगा जिसको हमें स्टोर कराना होगा। बट वन टू मेनी के अंदर, अप्रोच टू के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स हो जिनके साथ कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में किस तरीके से रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने कस्टमर्स का। कस्टमर्स का एग्जाम्पल कैसे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रेस्टोरेंट के लिए अपना कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, या फिर हम ब्लिंकिट जैसी कोई सर्विस रन कर रहे हैं जिसमें हमारी एक लोकल शॉप है, छोटी सी दुकान है, जिसके अंदर रोज कस्टमर्स आ रहे हैं और वो अपना ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर हम पैक करके उनको भेज देते हैं। अब हर कस्टमर के लिए एक तो कस्टमर के इंडिविजुअल डिटेल्स होंगे, प्लस हमारे पास ऑर्डर के भी डिटेल्स होंगे। मतलब इंडिविजुअल जो ऑर्डर है, हर ऑर्डर का क्या प्राइस है, हर ऑर्डर के अंदर क्या क्या आइटम्स हैं जो ऑर्डर हुए, इस तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो हर एक ऑर्डर के साथ स्टोर हो रही है। प्लस कस्टमर्स हैं जो ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे हैं। तो रिलेशन तो है ही, कस्टमर्स ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं और हर ऑर्डर को किसी ना किसी कस्टमर ने प्लेस किया है वहां पे जाके। तो ये हमारा वन टू मेनी का रिलेशनशिप है। अब इस वन टू मेनी के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टोर अ रेफरेंस टू द चाइल्ड डॉक्यूमेंट इनसाइड पेरेंट। पहले हम क्या कर रहे थे? अच्छा, इसमें रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस वर्ड को ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। रेफरेंस का मतलब होता है एक तरीके से एक पॉइंटर। एक होता है एक्चुअल चीज, एक होता है हमारी एक्चुअल चीज और एक होता है रेफरेंस। इसको कुछ कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कि हम एक्चुअल गोल्ड ही खरीद लें। हमने क्या किया? सोने का कुछ खरीद लिया, छोटा सा धनतेरस आया, हमने कुछ खरीद लिया, तो हमारे पास एक्चुअल थिंग है, मतलब हमने एक्चुअली एक गोल्ड का पीस लिया और उसको खरीद लिया। दूसरा तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, बॉन्ड स्कीम्स, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बैंक को पैसे दे देते हैं और बैंक हमें एक प्रूफ दे देता है कि हाँ, हमने बैंक को इतने पैसे दिए और वो सारे के सारे पैसे एक गोल्ड स्कीम के अंदर लगेंगे जिनको हम बाद में जाके रिट्रीव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में हमारे पास कुछ एक्चुअल गोल्ड नहीं है दिखाने के लिए कि हमने इन्वेस्ट किया, पर हाँ, हमने एक्चुअली गोल्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी गोल्ड में ही हुई है, पर उसका हमारे पास एक पर्चा है दिखाने के लिए, एक्चुअल गोल्ड नहीं है। तो वो क्या हुआ? वो एक रेफरेंस हुआ। तो इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर रेफरेंस को समझ सकते हैं। यहां पे रेफरेंस कहने का मतलब है कि हम पॉइंटर या फिर हम आईडी स्टोर करवा रहे हैं चाइल्ड डॉक्यूमेंट की इनसाइड द पेरेंट। हमने पूरा का पूरा चाइल्ड डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं करवाया, हम सिर्फ उसकी आईडी स्टोर कराएंगे। वन टू फ्यू में हम क्या कर रहे थे? हम पूरा का पूरा एड्रेस स्टोर करवा रहे थे अपने यूजर के अंदर, लेकिन यहां पर हम ऑर्डर्स को अलग से क्रिएट करेंगे, हम कस्टमर्स को अलग से क्रिएट करेंगे, और कस्टमर ने जिन जिन ऑर्डर्स को प्लेस किया होगा, कि कस्टमर ने 4 ऑर्डर प्लेस किए इस महीने में, उन चारों ऑर्डर्स की हम आईडी इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो आईडी स्टोर करने का मतलब है रेफरेंस स्टोर करना, ना कि एक्चुअल डेटा स्टोर करना। पर हाँ, इस रेफरेंस से कभी भी एक्चुअल डेटा तक पहुंचा जा सकता है।
जैसे अगर हमने गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उस पर्चे को यानी उस डॉक्यूमेंट को दिखा के कभी भी हम अपने मनी जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, वेरी सिमिलर टू टेकिंग बैक आवर मनी इन एक्सचेंज ऑफ द गोल्ड। वैसे ही हम यहाँ पर भी कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे ये हमारा एक पेरेंट डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल है जिसमें आईडी है हमारे पास कस्टमर की, कस्टमर का नेम है हमारे पास और उसके ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन है। अब ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हो सकते हैं क्योंकि हम 1 to many की बात कर रहे हैं, तो एक एरे की फॉर्म में सारे के सारे ऑर्डर्स की हमने क्या की, ऑब्जेक्ट आईडी सेव करवा रखी है। पूरे के पूरे ऑर्डर की डिटेल सेव नहीं कराई। इस ऑब्जेक्ट आईडी को पढ़ के हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा ऑर्डर के अंदर क्या आइटम थे, क्या प्राइस था, पर हाँ ये पता चल गया कि अगर ऑर्डर्स कलेक्शन के अंदर जाके इस आईडी पे जाके इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो जरूर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या था। अब इसे कोड की फॉर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल्स के अंदर इसे हम स्टॉप कर देते हैं। मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल्स के अंदर हम एक और नई फाइल बनाएंगे एंड वी विल कॉल इट customer.js। ये हम user.js का जो स्टार्टर कोड है इसे कर लेते हैं कॉपी। इनफैक्ट यहाँ तक हम कर सकते हैं कॉपी, तो इतना कोड तो हमारे लिए सेम ही रहेगा। user.js को यहाँ से हटा देते हैं एंड इसे कर लेते हैं क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने ऑर्डर के लिए स्कीमा बनाएंगे, तो इसे हम कह देते हैं ऑर्डर स्कीमा। हर एक ऑर्डर के साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम स्टोर करवा रहे होंगे। मतलब हर एक ऑर्डर के अंदर एक तो ऑर्डर का आइटम का नाम होगा कि कौन कौन सा आइटम है जो इस ऑर्डर के अंदर प्लेस किया गया है, जैसे स्ट्रिंग, एंड दूसरा हर एक आइटम का हम प्राइस लिख रहे होंगे एंड द प्राइस इज गोइंग टू बी नंबर। तो इस तरीके से हमने अपने ऑर्डर का स्कीमा बना ली कि ऑर्डर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हम काफ़ी बेसिक एग्जांपल्स को ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन द स्कीमा इटसेल्फ। स्कीमा बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है पर हम सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे समझना है। ये तो हो गया हमारा ऑर्डर स्कीमा। अब इसके लिए मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। वी कैन कॉल इट कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू mongoose.model। इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना मॉडल जो कि है ऑर्डर एंड ऑर्डर स्कीमा। अब इस तरीके से हमने मॉडल एंड स्कीमा को डिफाइन कर लिया। अब हम एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट ऐड ऑर्डर्स, जिसमें हम सबसे पहले अपने ऑर्डर्स को ऐड करवाएंगे। तो इसमें हम 3 ऑर्डर्स को क्रिएट करने वाले हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं अवेट ऑर्डर डॉट इंसर्ट मैनी, और इंसर्ट मैनी के अंदर हम मल्टीपल ऑर्डर्स हैं जिन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। हर एक ऑर्डर के साथ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के साथ अगर हम आइटम की बात करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो ऑर्डर है उसके अंदर समोसा इज़ द आइटम एंड साथ के साथ इसका प्राइस जाएगा विच आई बिलीव इज अराउंड 12 दीज डेज। सेकेंड जो ऑर्डर है उसके अंदर आइटम के नेम में हम भेजने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल चिप्स एंड द प्राइस इज़ गोइंग टू बी 10 रुपीज़। अब हमारे पास थर्ड आ जाएगा जिसमें आइटम के अंदर हम ऑर्डर में वी कैन राइट चॉकलेट एंड द प्राइस इज़ गोइंग टू बी 40 रुपीज़। जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आएगा उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे एंड फाइनली इस रिज़ल्ट को हम करवा देंगे प्रिंट। तो console.log रिज़ल्ट एंड लास्ट में जाके हम अपने ऐड ऑर्डर्स को कर लेंगे कॉल। इंसर्ट मैनी के अंदर ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम भेज रहे हैं इनको हम भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस एरे। इसको सेव कर लेते हैं एंड टर्मिनल से हम कॉल लगाएंगे नोड customer.js को। जैसे हमने customer.js को कॉल लगाई, हमारे पास ये 3 ऑर्डर सक्सेसफुली ऐड हो गए। हर ऑर्डर के पास अपनी एक इंडिविजुअल आईडी है, अपना एक आइटम ऐड हो गया, अपना एक प्राइस ऐड हो गया। तो ये तो होगी ऑर्डर्स की बात। इसके बाद जो हमारा मेन स्कीमा है, जो हमारे कस्टमर का स्कीमा होने वाला है, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस फंक्शन को कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड नेक्स्ट चीज़ जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द कस्टमर स्कीमा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कस्टमर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा, और कस्टमर के लिए हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन में हर एक कस्टमर का नाम होना चाहिए, तो इसे स्ट्रिंग कह देते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास हर एक कस्टमर के लिए उसके ऑर्डर्स की डिटेल्स होनी चाहिए। तो अब ऑर्डर्स की ये जो डिटेल्स हैं उसमें हमें पता है कि हमें एक एरे स्टोर कराना है, पर इस एरे के अंदर हमें एग्जैक्टली स्टोर क्या कराना है, हमारा टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर
हम आइटम या फिर प्राइस इस तरीके से अपनी फील्ड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो ऑर्डर स्कीमा के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उन्हें यहाँ पे रिपीट करने का पॉइंट नहीं है। हमें यहाँ ऑब्जेक्ट आईडी को सेव करवाना है। तो टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी को किस तरीके से लिखते हैं? टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी को लिखने के लिए हम मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये एक पॉपुलेट का सेक्शन होगा, इस पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट आईडी को एज अ टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट आईडी को एज अ टाइप डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं टाइप, और टाइप के अंदर जैसे हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे हम नंबर लिखते हैं, वैसे ही इस बार हम लिख सकते हैं स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें कभी भी ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करानी है अपने सब डॉक्यूमेंट या अपने चाइल्ड डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइप के अंदर कि ऑर्डर्स क्या होंगे। ऑर्डर्स एक एरे होगा, और हर एक इंडिविजुअल एरे के अंदर क्या स्टोर होगा? हर एक इंडिविजुअल एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका टाइप होने वाला है स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। एंड साथ के साथ हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं विच इज गोइंग टू बी रेफ। रेफ का मतलब होता है रेफरेंस। रेफरेंस कहने का मतलब है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये कौन से कलेक्शन से आ रही होगी। कि ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनके लिए हम ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करा रहे हैं, पर वो ऑब्जेक्ट आईडी पहले से एग्जिस्ट तो करनी चाहिए। तो मोंगोडीबी कहाँ से टैली करेगा कि ऑब्जेक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है? उसके लिए हमें यहाँ पर अपने उस कलेक्शन का नाम बताना पड़ेगा जिसे हम रेफर करना चाहते हैं। तो हम कौन से कलेक्शन को रेफर करना चाहते हैं? तो उस मॉडल का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम ऑर्डर को रेफर यहाँ पे कर रहे हैं। तो टाइप हमने ऑब्जेक्ट आईडी बता दिया, और हमने बता दिया हम किसे रेफर कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट आईडी किसकी ऑब्जेक्ट आईडी होगी? ये ऑर्डर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट आईडी होगी। तो इस तरीके से हम अपने कस्टमर के स्कीमा को डिफाइन करते हैं। इसे कर लेते हैं सेव। अब मॉडल बनाने के लिए हम लिख देंगे कॉन्स्ट कस्टमर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कस्टमर एंड कस्टमर स्कीमा। अब कस्टमर्स को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, कॉन्स्ट ऐड कस्टमर इज इक्वल टू एसिंक, और इसके अंदर वी कैन क्रिएट आवर फर्स्ट कस्टमर। इसको कह देते हैं लेट कस्टमर 1 इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिटेल स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो कस्टमर का नेम हम स्टोर कर सकते हैं, इसे कह देते हैं राहुल कुमार एंड साथ के साथ अब हमें कस्टमर्स के लिए उसके ऑर्डर्स को स्टोर कराना है। इस ऑर्डर्स को इनफैक्ट यहाँ स्टोर कराने की बजाय व्हाट वी कैन डू इज, इतने पार्ट को तो कर लेते हैं सेव। अब सबसे पहले अपने ऑर्डर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब एक तरीका तो होगा कि हम जब कस्टमर के अंदर ऑर्डर को सेव करवा रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज माय कस्टमर 1, और कस्टमर 1 के अंदर जब हम ऑर्डर्स को सेव करवा रहे हैं, यानी ऑर्डर्स के अंदर जब हम पुश करेंगे, एक तरीका तो होगा कि डायरेक्टली हम अपनी ऑब्जेक्ट आईडी को पुश करें। बाकी दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट या चाइल्ड डॉक्यूमेंट को ही पुश कर दो। जब हम पूरे के पूरे चाइल्ड डॉक्यूमेंट को पुश करते हैं, वो वाला केस हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें अपने ऑर्डर्स का डेटा वापस लेकर आना पड़ेगा डेटाबेस से, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हैं इनको तो हम भूल गए, इनकी ऑब्जेक्ट आईडी तो हमें पता ही नहीं, तो इनकी ऑब्जेक्ट आईडी हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। हम इन दो ऑर्डर्स की ऑब्जेक्ट आईडी एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो लेट ऑर्डर 1 इज इक्वल टू, इसे अवेट करा लेते हैं और इसके लिए कॉल करते हैं ऑर्डर डॉट फाइंड 1 मेथड, और ऑर्डर डॉट फाइंड मेथड के अंदर कंडीशन दे देते हैं कि ऑर्डर के अंदर जो आइटम होना चाहिए दैट आइटम शुड बी इक्वल टू चिप्स। तो ऑर्डर मॉडल के अंदर या ऑर्डर कलेक्शन के अंदर हम फाइंड 1 मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसमें जो भी आइटम चिप्स वाला होगा उसका पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा और वो ऑर्डर 1 के अंदर आके सेव हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने ऑर्डर 2 का डेटा भी डेटाबेस से लेकर आ सकते हैं। दिस इज ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के अंदर हम चॉकलेट रिलेटेड अपने आइटम को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। अब ये जो दोनों ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 का डेटा है, इनकी इंडिविजुअल आईडी हम पुश नहीं करेंगे, पूरा ऑर्डर ही हम पुश कर देंगे अपने ऑर्डर्स के अंदर। यानी कस्टमर 1 डॉट ऑर्डर्स डॉट पुश, सबसे पहले आ जाएगा मेरा ऑर्डर 1, एंड सिमिलरली हम पुश कर सकते हैं अपना ऑर्डर 2। इसे करवा लेते हैं सेव, एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सेव कर देंगे अपने कस्टमर 1 के डेटा को। तो कस्टमर 1 डॉट सेव, एंड जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उससे यहाँ पे करवा लेते हैं स्टोर, एंड इस रिजल्ट को हम करवा देंगे प्रिंट। तो कंसोल डॉट लॉग
रिजल्ट। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको एक बार हमें नोट करना है, यहाँ पे ऐड कस्टमर वाले अपने मेथड को हम कॉल करेंगे। तो बेसिक दोबारा से कवर कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, ऑर्डर स्कीमा क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने स्कीमा से मॉडल बनाया था, मॉडल के अंदर हमने कई सारे ऑर्डर्स का डेटा स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने कस्टमर स्कीमा को क्रिएट किया। कस्टमर स्कीमा के अंदर हमें पता है नेम तो स्ट्रिंग होना ही चाहिए। ऑर्डर्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास कई सारे एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट आईडी स्टोर होंगी। आईडी का टाइप नहीं पता था तो हमें पता चल गया आईडी का टाइप होता है स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और साथ के साथ जब भी हम इस तरीके से कुछ कर रहे होते हैं यानी रेफरेंस स्टोर करते हैं तो हम लिखते हैं रेफरेंस कहाँ से आएगी, कौन से मॉडल से आएगी, तो वो ऑर्डर से आ रही होगी। उसके लिए अब हम कस्टमर को ऐड करने की कोशिश करें। कस्टमर का हमने नाम लिख दिया, कस्टमर के लिए 2 ऑर्डर डिफाइन कर दिए, दोनों ऑर्डर्स हमने कस्टमर 1 के अंदर पुश कर दिए एंड फिर उसे सेव करवा दिया। अब सेव कराने के लिए हम कॉल करेंगे नोड कस्टमर डॉट JS को, एंटर किया और ये हमारे पास कुछ रिजल्ट में आया। रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, रिजल्ट में हमारे पास हमारे कस्टमर की डिटेल आ गई। डिटेल के अंदर नेम में राहुल कुमार है, ये हमारा ऑर्डर 1 है, ये हमारा ऑर्डर 2 है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 में ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो हमारी वही ऑब्जेक्ट आईडी है जो उन ऑर्डर के लिए क्रिएट हुई थी। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वी कैन फाइंड शो कलेक्शंस, इसके अंदर हम लिख सकते हैं db डॉट हमारे ऑर्डर्स डॉट फाइंड। तो जो हमारे चिप्स थे, चिप्स की ये ऑब्जेक्ट आईडी थी विच इज़ द सेम ऑब्जेक्ट आईडी एज दिस, एंड जो चॉकलेट थी उसकी ये ऑब्जेक्ट आईडी थी विच इज़ द सेम ऑब्जेक्ट आईडी एज दिस। तो सेम ऑब्जेक्ट आईडी हमारे लिए स्टोर हुई है। पर एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पर जब हम ऑर्डर्स को देख रहे हैं तो एरे के अंदर क्या दिखा रहा है, एरे के अंदर दिखा रहा है कि हमने तो पूरे के पूरी ऑब्जेक्ट को पुश किया था। ऑर्डर 1 एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पुश किया था, तो पूरी ऑब्जेक्ट का डेटा दिखा रहा है। सेकंड में भी हमने ऑर्डर 2 पूरी ऑब्जेक्ट है जिसको पुश किया था, तो पूरी ऑब्जेक्ट का डेटा दिखा रहा है। कैसे है पूरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब हमने फाइंड 1 किया था तो वो पूरी ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है मेथड। पर जब हम अपने डेटाबेस में जाएंगे, यानी जब हम करेंगे db डॉट कस्टमर्स डॉट फाइंड, तो उस केस में हमारे कस्टमर के अंदर ऑर्डर्स में पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर है। तो इवन दो यहाँ पर जब हम पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और मोंगूज दिखा रहा है हमें कि पूरी ऑब्जेक्ट ही पुश हुई है, पर मोंगो डीबी के अंदर एक्चुअली सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी पुश होती है, क्योंकि टाइप में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी को डिफाइन किया है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि इवन दो हमारे टर्मिनल के अंदर हमें पूरी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, पर बाय डिफॉल्ट पूरी ऑब्जेक्ट नहीं होती। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट की आईडी है जो एक्चुअल डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होती है। हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, इफ वी डिसाइड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ ऑल कस्टमर्स, फॉर एग्जाम्पल लेट इसे कह देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, हम कह देते हैं कस्टमर डॉट फाइंड। तो कस्टमर डॉट फाइंड से सारे के सारे कस्टमर्स फाइंड हो जाएंगे एंड फिर उस डेटा को हम करवा देंगे प्रिंट। तो यहाँ जब हम रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे, सेव कर लिया, क्लियर एंड रिफ्रेश, तो इस बार जब हमारे पास रिजल्ट रिटर्न होके आया सारे के सारे कस्टमर्स का, तो इस बार कस्टमर्स के अंदर हमें दिख रहा है कि ऑर्डर्स के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी है, ऑर्डर्स के अंदर पूरे के पूरे ऑर्डर का डेटा स्टोर नहीं होता है। तो ये अच्छा तरीका है वेरीफाई करने का, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। इवन तो जब हम सेव करवाते हैं टर्मिनल के अंदर पूरी ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, पर इवेंचुअली डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होती है हमारी ऑब्जेक्ट आईडी। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में जिसका नाम है पॉपुलेट। अब पॉपुलेट मेथड हमें मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन में मिल सकता है। बेसिकली पॉपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली रिप्लेसिंग द स्पेसिफाइड पाथ इन द डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अदर कलेक्शंस। मतलब अभी हमने क्या किया, अभी जब हमने प्रिंट करवाया इस मेथड के अंदर, जब हमने कस्टमर डॉट फाइंड को कॉल किया, इतने पार्ट को अभी के लिए एक बार हटा देते हैं, एंड इनफैक्ट इस फंक्शन को हमें कम्प्लीटली डिफरेंट नाम दे सकते हैं, फाइंड कस्टमर। जब हमने फाइंड कस्टमर को कॉल किया और फाइंड कस्टमर ने हमारे लिए हमारे कस्टमर्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो उसमें ऑर्डर्स के अंदर उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट आईडी को दिखाया। पर अगर हमें कभी ऐसा चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट आईडी है यानी ऑर्डर की आईडी है वो पूरी ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लेस हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम पॉपुलेशन का प्रोसेस कहेंगे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बन रही, गलत इंग्लिश बन रही है। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या होता है हमारी डिक्शनरी के अंदर, बट यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में मोंगूज के अंदर ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। और इसके अंदर इफ़ वी गो टू पॉपुलेशन,
सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम जब भी कुछ भी फाइंड कर रहे हैं उसके साथ अगर हम डॉट पॉपुलेट को कॉल कर देते हैं विद द स्पेसिफाइड नेम जिसको हमने एज अ रेफरेंस यूज किया है, तो पॉपुलेटेड पाथ्स आर नो लॉन्गर सेट टू देयर ओरिजिनल आईडी। यानी ओरिजिनली जो वहां पर पाथ के अंदर जो ऑर्डर आईडी लिखी हुई थी, जो ये वाली जो आईडीज होती हैं, ये अब यहाँ पे आईडीज की तरह नहीं रहेंगी। देयर वैल्यू इज रिप्लेस विद द mongoose डॉक्यूमेंट रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस बाय परफॉर्मिंग अ सेपरेट क्वेरी बिफोर रिटर्निंग द रिजल्ट्स। मतलब अगर यहाँ पर ये अगर हम कस्टमर डॉट फाइंड को कॉल कर रहे हैं, पर यहाँ पर अगर हमने डॉट पॉपुलेट को कॉल कर दिया और इसके अंदर अगर हम पास कर दें ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स क्या है, ये ऑर्डर्स हमारी फील्ड का नाम है जो बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा है अपने कस्टमर स्कीमा के अंदर। तो अगर हम ऑर्डर्स के साथ पॉपुलेट कर दें अपने रिजल्ट को पॉपुलेट करना मतलब वो चीज़ ऐड कर देना उसके अंदर, तो रिजल्ट हमें दिखने से पहले ही सारे के सारे जो ऑर्डर आईडी हैं उनकी जगह पूरे के पूरे ऑर्डर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे अगर इसे सेव करें, कमांड एस करेंगे, स्टॉप, एंड इनफैक्ट क्लियर करने की बजाय डायरेक्टली अगर इसे कॉल करेंगे तो अब हमें डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टर्मिनल के अंदर। डिफरेंस में क्या दिखाई दे रहा है, पहले जो हमारा रिजल्ट था उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी थी, इस बार जो हमारा रिजल्ट आया उसमें ऑर्डर्स के अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टोर होकर आई है। हम चाहें तो इस ऑर्डर को प्रिंट भी करवा सकते हैं रिजल्ट के अंदर। वी कैन सिंपली गो टू रिजल्ट्स ऑफ 0 एंड रिजल्ट्स ऑफ 0 जैसे ही हमने प्रिंट करवाया, इस बार क्या आ रहा है, हमारे पास पूरे के पूरे ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जब भी हमारे पास 1 to many हो और हमें पता है कि हमने उसके अंदर ऑर्डर आईडी या कोई और ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर करा है, पर हमें रिजल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी नहीं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ऑब्जेक्ट की, तो हम वहां पर अपने इस पॉपुलेट मेथड को कॉल कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल जब भी हम रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं अपने MongoDB के अंदर डिफरेंट कलेक्शंस के बीच में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें जो भी रेफरेंस हमने यूज़ किया है, हमें रेफरेंस की जरूरत नहीं है, हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए। तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपने पॉपुलेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम अपनी अप्रोच नंबर 3 के बारे में, विच इज़ बेसिकली 1 to many का ही सबसे बड़ा वर्जन, जिसमें हम 1 to squillions की बात करते हैं। स्क्विलियंस कहने का मतलब है यहाँ पर एक डेटा पॉइंट मिलियंस या बिलियंस या बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग डेटा पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसमें सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारे पास होगा वो हो सकता है इंस्टाग्राम जैसी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। हमारे पास अगर इंस्टाग्राम पे हम कोई एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर अगर हमने किसी यूज़र के लिए कोई कलेक्शन क्रिएट किया है, तो हर एक इंडिविजुअल जो यूज़र है वो बहुत सारे पोस्ट क्रिएट कर सकता है। अगर हम कोरा का एग्जाम्पल लें, तो हर साल व्यक्ति कितने हज़ारों पोस्ट जो हैं उन्हें क्रिएट कर सकता है। लाइफ टाइम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाखों पोस्ट जो हैं उन्हें क्रिएट कर लेंगे। तो बहुत तरीके का कंटेंट है जो क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम यूज़र एंड पोस्ट के लिए अगर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो उसमें हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ऐसे केसेस में जब एक यूज़र के पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे जिनके साथ वो कनेक्ट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टोर अ रेफरेंस टू द पेरेंट डॉक्यूमेंट इनसाइड चाइल्ड। यानी जो हमने अप्रोच 2 में किया था उसका हम यहाँ पे ऑपोजिट कर रहे हैं। अप्रोच 2 के अंदर क्या था, अप्रोच 2 के अंदर ये हमारा पेरेंट है और पेरेंट के अंदर हमने चाइल्ड का रेफरेंस स्टोर कर लिया। और इस बार हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा चाइल्ड है और चाइल्ड के अंदर हम अपने पेरेंट का रेफरेंस स्टोर करेंगे। यानी जब हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं ना, बहुत सारे पोस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे, तो बेसिकली यूज़र के अंदर हम सेव करवाएं कि इस यूज़र के कौन कौन से पोस्ट हैं, उससे बेटर होगा ये सेव करवाना कि इस पोस्ट का कौन यूज़र है, क्योंकि पोस्ट का यूज़र तो एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पोस्ट 1, ये मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट 2 है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट 3 है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट 4 है, और यहाँ पर ये मेरा यूज़र 1 है, ये मेरा यूज़र 2 है। अगर दोनों के बीच में रिलेशन है कुछ इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक पोस्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे कि इस P1 को यूज़र 1 ने पोस्ट किया है, इस P2 को भी यूज़र 1 ने पोस्ट किया है, इस P3 को यूज़र 2 ने पोस्ट किया है, इस P4 को भी यूज़र 2 ने पोस्ट किया है, रादर देन कि यूज़र्स के लिए डिफरेंट पोस्ट की इन्फॉर्मेशन हम सेव करवाएं। तो हम ऑपोजिट करेंगे जो हमने अप्रोच 2 के अंदर किया था। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, दिस इज़ माई पोस्ट 1 एंड दिस इज़ माई पोस्ट 2। पोस्ट 1 के अंदर क्या स्टोर्ड है, पोस्ट 1 के अंदर एक तो पोस्ट की अपनी आईडी है, पोस्ट का कंटेंट है, कितने लाइक्स आए वो है, प्लस पोस्ट को किसी यूज़र ने पोस्ट किया उस यूज़र की आईडी यहाँ पे है। तो हम रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं। रेफरेंस स्टोर करने का मतलब होता है हम ऑब्जेक्ट की आईडी स्टोर कर रहे हैं, या अंडरस्कोर आईडी भी इसको हम कह सकते हैं, वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से फॉरेन की ही है। तो जो एसक्यूएल के अंदर फॉरेन की होती है वही यहाँ पे हमारा रेफरेंस बन जाता है। ये हमारा एक सेकंड पोस्ट है और इन दोनों पोस्ट को सेम यूज़र ने पोस्ट किया है, तो इसीलिए ये जो आईडी है
ये दोनों के अंदर सेम है। इस केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ डिफरेंट मॉडल, वील कॉल दिस मॉडल, लेट्स कॉल इट post.js। यहाँ से हम ये जो बेसिक कोड है इसे कर लेते हैं कॉपी, इतना पार्ट, एंड इसे कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले हम अपने यूज़र के लिए स्कीमा बना लेते हैं, इसे कह देते हैं न्यू स्कीमा। हर एक यूज़र के लिए हम उस यूज़र का यूज़र नेम स्टोर करवाएंगे एंड ईमेल स्टोर करवाएंगे। हम चाहें तो और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवा सकते हैं, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। और एक हम अपने पोस्ट के लिए स्कीमा बनाएंगे, इसको कह देते हैं पोस्ट स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू स्कीमा, जिसके अंदर हर एक पोस्ट के अंदर उसका कंटेंट होगा कि क्या चीज़ पोस्ट हुई है, साथ के साथ नंबर ऑफ लाइक्स को हम स्टोर करवा सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ नंबर, एंड किस यूज़र ने इस पोस्ट को किया, किस यूज़र ने इस चीज़ को पोस्ट किया, उस यूज़र की हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में हमें रेफरेंस को स्टोर करवाना है, और हमें पता है कि हर एक पोस्ट को एक सिंगल यूज़र ने ही क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पर हम टाइप में लिख सकते हैं स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, एंड साथ के साथ रेफरेंस किसे बनाएंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आ रही होगी, ये ऑब्जेक्ट आईडी आ रही होगी हमारे यूज़र से। तो रेफरेंस में हम लिख सकते हैं हमारा यूज़र। अब अपने मॉडल्स हम क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल यूज़र, एंड इसमें पास कर देंगे अपना यूज़र स्कीमा, साथ के साथ कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, इसके अंदर हम पास कर देंगे पोस्ट, एंड वील कॉल इट पोस्ट स्कीमा। अब एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, इसे हम नाम देंगे कॉन्स्ट ऐड डेटा। ऐड डेटा को बना देंगे हम एसिंक टाइप का, तो एसिंक्रोनस। इसके अंदर सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करेंगे, फिर हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो लेट यूज़र 1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करेंगे। हमें एक यूज़र नेम एंड ईमेल ऐड करना है, तो हमारा जो यूज़र नेम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी, लेट्स कॉल इट राहुल कुमार, एंड ईमेल जो होगा वील कॉल इट rahul@gmail.com। ये हमारा यूज़र 1 हो गया। इसके बाद पोस्ट 1 को क्रिएट करते हैं, तो लेट पोस्ट 1 इज इक्वल टू न्यू पोस्ट। पोस्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें कंटेंट डिफाइन करना पड़ेगा। पोस्ट के कंटेंट में हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, एंड नंबर ऑफ लाइक्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वी कैन कीप द नंबर ऑफ लाइक्स एज 7। तो ये हमारा यूज़र 1 हो गया, ये हमारा पोस्ट 1 हो गया। अब पोस्ट 1 के अंदर हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं की, तो हम सिंपली लिख सकते हैं पोस्ट 1 का जो यूज़र होगा दैट इज़ गोइंग टू बी यूज़र 1। तो पहले हम यूज़र 1 को सेव करवा देंगे डेटाबेस के अंदर, इसे अवेट कर लेते हैं, एंड फिर हम सेव करवा देंगे अपने पोस्ट 1 डॉट डेटा को। तो इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पर हम कॉल कर देंगे अपने ऐड डेटा फंक्शन को, नोड पोस्ट डॉट जेएस। अच्छा, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी सेव, इसे कर लेते हैं हम क्लियर, एंड इस बार हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराया, इसीलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ स्क्रीन पर हम अपने डेटाबेस के अंदर जा सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली डू db.post.find। तो ये हमारा एक पोस्ट क्रिएट हो गया है जिसके अंदर कंटेंट है हेलो वर्ल्ड, लाइक्स आए हैं 7, और यूज़र की क्या इन्फॉर्मेशन है, यूज़र की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से हम एक सेकंड पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्शन को स्टॉप कर देते हैं। सेकंड पोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको कह देते हैं पोस्ट 2। पोस्ट 2 के अंदर इस बार हम सेव करवाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय बाय, इस तरीके से। एंड यूज़र 1 के अंदर, क्योंकि यूज़र 1 को ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया होगा, तो डेटाबेस से उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे अवेट यूज़र डॉट फाइंड। हमें किसे फाइंड करना है, हमें उसे फाइंड करना है जिसमें यूज़र नेम की वैल्यू इज़ गोइंग टू बी राहुल कुमार। तो यूज़र नेम जहाँ पर राहुल कुमार के इक्वल है, हम उस यूज़र को फाइंड करेंगे। तो ये हमारा यूज़र हो जाएगा, इसे यूज़र 1 की जगह सिंपली हम यूज़र कह सकते हैं। और पोस्ट 2 का जो यूज़र होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस यूज़र। लाइक्स का काउंट हम चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं,
और इस बार हमें सिर्फ पोस्ट को सेव करवाना है, और कौन से पोस्ट को सेव करवाना है, हमें पोस्ट 2 को सेव करवाना है। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे हम रन कर देते हैं। ओके, पोस्ट वैलिडेशन फील्ड। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंड वी कैन यूज़ द फाइंड वन मेथड एंड इसे एक बार कर लेते हैं क्लियर। दोबारा से हम कॉल करेंगे node_post.js को एंड ये हमारे लिए सेव हो गया है। डेटाबेस के अंदर जाके हम कंफर्म भी कर सकते हैं। इस बार हमारे पास 2 पोस्ट क्रिएट हो गए हैं। ये हमारा फर्स्ट पोस्ट है, ये हमारा सेकंड पोस्ट है, पर दोनों पोस्ट के अंदर हमारी यूज़र आईडी जो है वो अलग अलग क्रिएट हुई है। अलग अलग इसलिए क्रिएट हुई है, एक बार इसके लिए db.users.find को हम चेक कर लेते हैं। db.users.find में हमारे पास एक्चुअली 3 यूज़र्स हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये यूज़र हमारे लिए डिलीट हो जाए। तो उसके लिए वी कैन डू db.users.delete1 और delete1 के अंदर हम कंडीशन भेज सकते हैं जहाँ पर हमारा यूज़र नेम है शर्लॉक, स्ट्रिंग के अंदर शर्लॉक होम्स। उस यूज़र को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो ये डिलीट हो गया। एंड इस बार यूज़र्स को चेक करेंगे तो इस बार हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, एक है राहुल कुमार एंड दूसरा भी है राहुल कुमार। हम क्या करेंगे, हमें कौन से वाला चाहिए, हमें लास्ट एंडिंग जो 7-6 से हो रही है, वी नीड दैट यूज़र। तो 7-6 एंडिंग वाला हमें यूज़र चाहिए, तो इस फर्स्ट वाले यूज़र को हम डिलीट कर देंगे। व्हाट वी कैन डू इज़ हम इस आईडी को कर सकते हैं यहाँ से कॉपी एंड एक एक्स्ट्रा हम फंक्शन बना लेते हैं। इसको कह देते हैं const delete या del इज इक्वल टू async, और यहाँ से हम यूज़र के अंदर सबसे पहले तो पोस्ट के अंदर वी कैन कॉल delete या find by id एंड delete, जिसमें हम पास कर देंगे अपनी ये आईडी। इसको हम अवेट कर लेंगे। एंड सेकेंडली यूज़र्स के अंदर हम डिलीट करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट के अंदर हम पास कर देंगे अपनी ये वाली आईडी। ये फर्स्ट जो आईडी है इसे हम करवाना चाहते हैं डिलीट एंड हम अपने डिलीट को कॉल कर देंगे। लेट्स स्टॉप द कनेक्शन। हमने सक्सेसफुली होपफुली डिलीट कर दिया है, तो इसको एक बार कर लेते हैं क्लियर। क्लियर करके एक बार सारे यूज़र्स को चेक करते हैं। db.users.find, अभी हमारे पास एक सिंगल यूज़र है राहुल कुमार। पहले हमारे पास क्या हुआ था, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई थी। और इस बार करेंगे db.post.find, तो हमारे पास अभी एक सिंगल पोस्ट है, मतलब अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये डिलीट हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं और दोबारा से एक बार री ऐड करने की कोशिश करेंगे हम अपने पोस्ट को। इसको कर लेते हैं क्लियर एंड री ऐड किया, स्टॉप किया। इस बार जब हम अपने पोस्ट को चेक करेंगे तो हमारे पास इस बार 2 पोस्ट हैं। दोनों ही पोस्ट के अंदर यूज़र की आईडी हम नोटिस करेंगे तो सेम यूज़र आईडी है, मतलब दोनों पोस्ट को ही किसने पोस्ट किया है, दोनों पोस्ट को ही राहुल कुमार ने पोस्ट किया है। अगर हम डिटेल्स भी देखना चाहते हैं कि किसने पोस्ट किया है तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, इस फंक्शन को रीनेम कर देते हैं टू गेट डेटा। गेट डेटा में हम सारे के सारे पोस्ट का डेटा लेकर आएंगे। वी कैन डू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड, और पोस्ट डॉट फाइंड के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं भेजेंगे, हम सिंपली पॉपुलेट को कॉल करेंगे, या फाइंड वन भी हम कॉल कर सकते हैं। फाइंड वन में पॉपुलेट को कॉल करेंगे और यहाँ भेज देंगे हम यूज़र्स को। इसको अवेट कर लेते हैं, अवेट करके एक रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करा लेते हैं एंड रिज़ल्ट को फिर हम प्रिंट करवाएंगे। तो console.log रिज़ल्ट, हमने गेट डेटा को हमें कॉल लगाना है और पॉपुलेट कर लेंगे, मतलब इस बार यूज़र्स की भी इंफॉर्मेशन आएगी। इसे कर लेते हैं क्लियर एंड रन। अच्छा, यहाँ पर हमें यूज़र्स नहीं, हमें सिंपली यूज़र लिखना है क्योंकि एक सिंगल यूज़र है जिसने हमारे पोस्ट को क्रिएट किया होगा। तो ये हमारे पास डिटेल्स आ गई। हमने फाइंड वन को कॉल किया था एंड फाइंड वन ने अपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन के साथ पॉपुलेट कर दिया रिजल्ट को। तो ये हमारे पोस्ट की आईडी है, कंटेंट है, लाइक्स हैं, और यूज़र के अंदर क्या डिटेल्स है, यूज़र के अंदर यूज़र की आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल है। हम चाहें तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र के अंदर अगर मुझे सिर्फ यूज़र नेम चाहिए, मुझे ईमेल आईडी नहीं चाहिए, मुझे आईडी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूज़र नेम। वी कैन सेव इट एंड वी कैन री एग्जीक्यूट इट। तो इस बार जब हमारा पोस्ट प्रिंट होगा तो पोस्ट के अंदर सिर्फ हमारा यूज़र नेम आएगा। इस बार हमारे पास ईमेल जैसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो आईडी हमारे पास फिर भी प्रिंट होकर आएगी, पर
बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा फील्ड है, वो इस बार हमारे लिए पॉपुलेट नहीं होंगी। तो कुछ इस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं। जनरली 1 to 1 को हैंडल करना बहुत आसान होता है। 1 to many वाले जो रिलेशन होते हैं उनके अंदर 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तीनों अप्रोचेस को हमने समझ लिया है। इन्हीं तीनों अप्रोचेस को बेस बना के हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर और डिफरेंट नए नए मॉडल्स को क्रिएट कर रहे होंगे और उनके बीच के रिलेशनशिप को हम क्रिएट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। अब जाते जाते एक यूजफुल डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हमें ज़रूर रीड करना है। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल ऑन द MongoDB वेबसाइट। इसका टाइटल है 6 रूल्स ऑफ थंब फॉर MongoDB स्कीमा डिज़ाइन। यानी जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्कीमा को, डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें भी अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे मॉडलिंग में 1 to few वाला एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि 1 to few वाले जो केसेस होते हैं उनको कैसे मॉडल करना है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन है और एड्रेसेस का भी इन्होंने सेम एग्जाम्पल यूज़ किया है। 1 to many के लिए इन्होंने इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यूज़ किया है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। 1 to जो स्क्विलियंस वाला जो वर्ड था वो मैंने यहीं से लिया है। सो बेसिकली यू कैन यूज़ दिस सेम एग्जाम्पल। एंड 2-way रेफरेंसिंग है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए, दे आर द 6 रूल्स जिनको हमें फॉलो करना है। तो ये हमारे 6 रूल्स हैं। इन्हें थंब रूल्स भी हम कह सकते हैं जब भी हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होंगे, इसकी स्कीमा को डिफाइन कर रहे होंगे। फर्स्ट रूल कहता है फेवर एम्बेडिंग अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन नॉट टू। यानी एम्बेडिंग को हमें यूज करना है अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन नॉट टू। एम्बेडिंग कहने का मतलब है जो हमारी अप्रोच 1 थी, अप्रोच 1 एम्बेडिंग मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को स्टोर करवाना। तो फर्स्ट अप्रोच के अंदर जो हमारे यूज़र का डेटा था, यूज़र के अंदर ही हम अपने एड्रेसेस को स्टोर करवा रहे थे। पूरे के पूरे एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहीं पे आके स्टोर हो रही थी। रेफरेंस स्टोर नहीं हो रहा था, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी डिटेल स्टोर हो रही थी। इसी को हम एम्बेडिंग कहते हैं। तो एम्बेडिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना है जब तक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो, तब तक एम्बेडिंग को यूज करना है। जो हमारा कस्टमर या जो हमारे यूजर एंड पोस्ट वाले में क्या स्ट्रॉन्ग रीजन था, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ ऑर्डर की डिटेल्स चाहिए हो, या कई बार ऐसा हो सकता है हमें सिर्फ पोस्ट देखना हो, हमें यूजर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। उस केस में हमें एम्बेडिंग की जरूरत नहीं है। सेकेंड रूल ऑफ थंब ये है, नीडिंग टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन इज अ कंपेलिंग रीजन नॉट टू एम्बेड इट। मतलब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट जो हमें खुद से इंडिविजुअली जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पोस्ट की भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कभी कभार हमें सिर्फ पोस्ट की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, अगर उस पोस्ट को हम शेयर करवाने हैं, हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं करनी, तो ऐसे केसेस में हमें एम्बेड नहीं करवाना, मतलब इस तरीके से स्टोर नहीं करवाना। क्योंकि ये केस कौन सा हो गया, ये केस अप्रोच 2 या अप्रोच 3 वाला केस हो गया। उस केस में हम एम्बेड नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 कहता है एरेज शुड नॉट ग्रो विदाउट बाउंड। इफ देयर आर मोर देन अ कपल ऑफ 100 डॉक्यूमेंट्स ऑन द मेनी साइड, डोंट एम्बेड देम। तो यहाँ पे हमें अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3 के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं थर्ड रूल ऑफ थंब के अंदर। तो यहाँ बेसिकली बोला हुआ है कि जो भी एरे है जिसको हम स्टोर करवा रहे हैं, उसके अंदर अगर हमारा रिलेशनशिप है 1 to many का, तो many के अंदर जब तक few hundreds हैं, मतलब जब तक hundreds 500, 600, 700 इससे कम है डेटा, जैसे हमारे एड्रेसेस थे, तब तक तो एम्बेड कर सकते हो। पर इसको अगर क्रॉस कर दिया, ग्रेटर देन फ्यू हंड्रेड्स हो गया, तो उस केस में क्या करना है, डोंट एम्बेड देम। इफ देयर आर मोर देन अ फ्यू थाउजेंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द मेनी साइड, डोंट यूज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंसेस। मतलब अगर फ्यू हंड्रेड से ग्रेटर है तो उस केस में एरे यूज करो। किसका एरे यूज करो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंसेस। एंड अगर ग्रेटर देन फ्यू थाउजेंड्स है मेनी वाली साइड पे, तो उस केस में हमें ये भी यूज़ नहीं करना, मतलब उस केस में हमें पेरेंट की आईडी को स्टोर करवा देना है। तो हाई कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी वर्ड जिसको हमने पहले यूज़ किया था, कार्डिनैलिटी का मतलब है एन। हाई कार्डिनैलिटी मतलब जब मेनी के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो उस केस में एरेज आर अ कंपेलिंग रीजन नॉट टू एम्बेड। मतलब उस केस में हमें एम्बेड नहीं करना, एक एक चीज़ को स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे रेफरेंस को यूज़ करो। ये जो तीनों केसेस हैं इनको हमने ऐसे इंप्लीमेंट किया। आप एक बार पॉज करके अगर नोटिस करोगे तो users.js के अंदर हमने एड्रेसेस को क्या किया, प्रॉपरली एड्रेसेस को एम्बेड करवाया। post.js के अंदर विच इज़ माई केस 2, सॉरी post.js विच इज़ माई दिस केस, कस्टमर वाला जो केस है केस 2,
इसके अंदर हमने क्या किया, एरे बनाया। किसका एरे बनाया, ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंसेस का एरे बनाया। फिर हमारा केस 3 आता है, यानी हमारे post.js का, जिसके अंदर हमने पेरेंट को डायरेक्टली स्टोर करवाया अपने चाइल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये हमारा रूल 3 आ गया। रूल 4 कहता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ एप्लीकेशन लेवल जॉइंस। इसे अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी एडवांस लेवल हो जाएगा समझने के लिए, इसे अभी हम इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे टू बी ऑनेस्ट। रूल 5 क्या कहता है, कंसिडर द रीड टू राइट रेशियो विद डीनॉर्मलाइजेशन। अब डीनॉर्मलाइजेशन एक नई टर्म है जिसको हमने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। डीनॉर्मलाइजेशन कहने का क्या मतलब है, डीनॉर्मलाइजेशन कहने का यहाँ पे मतलब है कि डेटा को हम डुप्लीकेट करके स्टोर कर रहे हैं। मतलब जो डेटा है वो एक टेबल में भी सेव हो रहा है और वही सेम डेटा दूसरी टेबल के अंदर भी सेव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम post.js की बात कर रहे हैं तो post.js में हो सकता है कि जब भी हमें पोस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर बार पोस्ट के साथ हम उसके यूज़र नेम को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं। यूज़र का ईमेल नहीं चाहिए, यूज़र की एज नहीं चाहिए, यूज़र का एड्रेस नहीं चाहिए, पर यूज़र नेम हमें हमेशा चाहिए। तो उस केस में यूज़र के साथ हम चाहें तो यूज़र नेम को भी परमानेंटली स्टोर करवा सकते हैं। तो वैसे केस में क्या होगा, यूजर वाले स्कीमा के अंदर तो यूजर नेम सेव होगा ही होगा, साथ के साथ पोस्ट स्कीमा के अंदर भी यूजर के अंदर हम यूजर नेम को परमानेंटली स्टोर कर लेंगे। तो यूजर नेम 2 स्कीमास के अंदर सेव होगा, मतलब यूजर नेम डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहां पर उसी डुप्लीकेसी को हम डीनॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं। डीनॉर्मलाइजेशन तब होता है जब हमें उस डेटा की बार बार जरूरत पड़े। जैसे यूजर की जब इंफॉर्मेशन चाहिए तब तो यूजर नेम चाहिए ही, पर हर पोस्ट के साथ भी हमें यूजर नेम चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम पे हर पोस्ट के ऊपर किसने पोस्ट क्रिएट किया उसका यूजर नेम हमेशा आता ही आता है। तो वहां पे डीनॉर्मलाइजेशन एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि हो रही है, मतलब डेटा को रिपीट करके डुप्लीकेट करके 2 स्कीमास के अंदर हम एक साथ सेव करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे सेव नहीं कराया जा रहा, पर हम चाहें तो उसको करवा सकते हैं और उसी को डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब जनरली एसक्यूएल के अंदर डीनॉर्मलाइजेशन इज लुक्ड डाउन अपॉन, मतलब एसक्यूएल के अंदर तो डुप्लीकेट्स को बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, पर मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर हम जनरली डुप्लीकेट्स को यूज कर लेते हैं उन केसेस में जिन केसेस में क्रूशल हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली कहा जा रहा है कंसिडर द रीड टू राइट रेशियो विद डीनॉर्मलाइजेशन। अ फील्ड दैट विल मोस्टली बी रेड एंड ओनली सेल्डम अपडेटेड इज अ गुड कैंडिडेट फॉर डीनॉर्मलाइजेशन। बेसिकली डीनॉर्मलाइजेशन जब भी हम पढ़ रहे हैं इसको समझो स्टोरिंग कॉपीज, कि हम किसी चीज़ की कॉपी को स्टोर कर रहे हैं या किसी चीज़ का डुप्लीकेट बना के स्टोर कर रहे हैं। अगर एक चीज़ है मेरे पास, इसका एक कॉपी यहाँ पर है और इसका एक डुप्लीकेट मैंने यहाँ पर बना लिया। अब अगर कभी भी इस चीज़ को एडिट किया जाता है, मतलब यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एडिट किया तो इसकी जितनी भी कॉपीज़ हैं मुझे उन सबको एडिट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ भी आके एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली हमें जो रूल दिया हुआ है उसके अंदर यही दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसी कॉपी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको बार बार एडिट करना पड़ रहा है, उसकी कॉपीज़ मत बनाओ। क्यों? क्योंकि सारी कॉपीज़ को भी एडिट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हमारा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसी चीज़ जिसका बस मुझे डेटा रीड करना है, जिसको एडिट नहीं करना, उसको डीनॉर्मलाइजेशन करना आसान रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है थोड़े से कॉम्प्लेक्स शब्दों में। अ फील्ड दैट विल मोस्टली बी रेड, मतलब जिस चीज़ को मोस्टली रीड किया जाएगा, ज़्यादा अपडेट नहीं किया जाएगा, वो अच्छा कैंडिडेट है डीनॉर्मलाइजेशन के लिए। इफ़ यू डीनॉर्मलाइज अ फील्ड दैट इज अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, देन द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ फाइंडिंग एंड अपडेटिंग ऑल द इंस्टांसेस ऑफ redundant डेटा इज लाइकली टू ओवरवेलम द सेविंग्स दैट यू गेट फ्रॉम डीनॉर्मलाइजेशन। तो जो हमें एक्स्ट्रा काम पड़ेगा सारी की सारी कॉपीज़ को अपडेट करने का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में डीनॉर्मलाइजेशन नहीं करनी, पर हाँ जनरली जब डेटा को रीड करना है तो उस केस में हम डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं। और 6th पॉइंट हमारा कहता है एज ऑलवेज विद MongoDB, हाउ यू मॉडल योर डेटा डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस डेटा एक्सेस पैटर्न्स। यू वांट टू स्ट्रक्चर योर डेटा टू मैच द वेज दैट योर एप्लीकेशन क्वेरीज एंड अपडेट्स इट। मतलब हम किस तरीके से अपना मॉडल बनाते हैं, किस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, वो एंटायरली हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, बाकी एंडिंग जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा डेवलपर के पास ही रहेगी। अब इस गाइड के अंदर देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसको हम पढ़ सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड टू वे रेफरेंसिंग। तो इंटरमीडिएट टू वे रेफरेंसिंग के अंदर बेसिकली एक केस ऐसा भी हो जाता है, अभी तो हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं या 2 कलेक्शंस हैं, ये अगर मेरा कलेक्शन 1 है और ये अगर मेरा कलेक्शन 2 है, तो जनरली क्या होता है अगर इनमें 1 टू मैनी का रिलेशन है तो उस केस में
जनरली या तो कलेक्शन 2 के पास कलेक्शन 1 का कोई रेफरेंस पड़ा होगा या कलेक्शन 1 के पास कलेक्शन 2 का कोई रेफरेंस पड़ा होगा। पर हम क्या कर सकते हैं, 2 वे रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं। मतलब कलेक्शन 1 को कलेक्शन 2 का डेटा पता है, कलेक्शन 2 को कलेक्शन 1 का भी डेटा पता है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी हम डी रेफरेंसिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो यू कैन गो एंड रीड दिस पार्ट, इस एग्जाम्पल को जाके भी हम रीड कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। तो एज अ होमवर्क एक्सरसाइज प्लीज़ इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार ज़रूर जाकर पढ़ना है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये बेसिकली हमारे आज के चैप्टर के नोट्स हैं, इसको आप सोच सकते हो। ये आज के चैप्टर के आपको खुद नहीं नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये सारे के सारे नोट्स इस लिंक पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो इसको प्लीज़ पढ़ना है। एंड आई होप कि आज का जितना भी हमारे चैप्टर में हमने कवर किया, हमें रिलेशनशिप्स एंड कैसे उन रिलेशनशिप्स को मोंगोडीबी के अंदर इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में अच्छी क्लैरिटी मिली होगी।